की कार्यवाही में हर बात को नहीं सुना जाता। कानून सिर्फ सच की उन परछाइयों को सुनता है जो किसी केस से सीधे तौर पर जुड़ी हों, यानी जो सुसंगत हों। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। हम देखेंगे कि कानून कैसे तय करता है कि कौन से तथ्य काम के हैं। इसमें हम इसके मुख्य सिद्धांतों को जानेंगे, घटना से जुड़े तथ्यों को समझेंगे, इंसानी बयानों की ताकत को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि विशेषज्ञों की राय की क्या अहमियत होती है। चलिए अब इसकी जड़ तक चलते हैं और शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी सवाल से जिस पर पूरा साक्ष्य कानून टिका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अदालत में हर जानकारी को सबूत की तरह क्यों नहीं पेश किया जा सकता। इसी सवाल का जवाब सुसंगति का सिद्धांत देता है, जो इंसाफ की पूरी प्रक्रिया का एक मजबूत आधार है। इसका सीधा सा जवाब सुसंगति यानी रेलेवेंसी की सोच में छिपा है। अदालतें एक फिल्टर की तरह काम करती हैं। वो सिर्फ उन्हीं तथ्यों को सबूत मानती हैं जिनका केस के मुख्य मुद्दे से कोई सीधा और लॉजिकल कनेक्शन हो। और ये कोई बस कहने की बात नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 इस बात को साफ तौर पर कहती है। ये एक गेटकीपर की तरह है जो सिर्फ विवादित तथ्यों यानी फैक्ट्स एंड इशू और उनसे जुड़े सुसंगत तथ्यों को ही अदालत के अंदर आने की इजाजत देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन तथ्यों को देखते हैं जो सीधे सीधे अपराध की कहानी का हिस्सा होते हैं। कानून कहता है कि अपराध के दौरान होने वाली हर छोटी बड़ी हरकत, जैसे किसी का चिल्लाना, भागना या कुछ कहना, ये सब उस घटना का ही हिस्सा हैं। इन्हें सुसंगत माना जाता है क्योंकि ये कहानी को पूरा करते हैं। इसी तरह धारा 8 इंसानी बर्ताव के 3 जरूरी पहलुओं पर गौर करती है। अपराध करने का हेतु क्या था, यानी क्यों किया गया, उसकी तैयारी कैसे की गई और अपराध से पहले या बाद में आरोपी का आचरण कैसा था। ये तीनों सुराख मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। अब बात करते हैं सबूत के एक ऐसे रूप की जो शायद सबसे ताकतवर होता है, यानी किसी के कहे हुए शब्द। स्वीकृति का मतलब बहुत सीधा है। जब कोई इंसान खुद कोई ऐसी बात कह दे जो केस से जुड़े किसी सच की तरफ इशारा करती हो, तो उसके ही शब्द उसके खिलाफ एक अहम सबूत बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है, खासकर जब बात कन्फेशन यानी जुर्म कबूल करने की हो। कानून कहता है कि पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन अदालत में सबूत नहीं माना जा सकता। हाँ, अगर वही बयान एक मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो तो वो एक बहुत मजबूत सबूत होता है। और अब आते हैं धारा 32 पर, जो हमें सबूत की एक ऐसी श्रेणी से मिलाती है जो बहुत खास है और कह सकते हैं कि भावनात्मक भी है। कानून किसी इंसान के आखिरी शब्दों को, जो उसने अपनी मौत की वजह के बारे में कहे हों, बहुत ज्यादा अहमियत देता है। इसके पीछे एक बहुत गहरी मान्यता है कि जो इंसान मौत के दरवाजे पर खड़ा है वो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन सबूत सिर्फ घटना या लोगों के बयानों तक ही सीमित नहीं होते। कई बार अदालत को सही फैसले तक पहुंचने के लिए बाहरी ज्ञान और अधिकारों की भी जरूरत पड़ती है। जैसे पुराने अदालती फैसले, ये आने वाले मामलों के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। इससे होता यह है कि एक ही मामले पर बार बार मुकदमा नहीं चलता और कानून की व्याख्या में एक रूपता बनी रहती है। और सोचिए, जब अदालत के सामने कोई ऐसा सवाल आ जाए जो कानून के दायरे से बाहर हो, जैसे कोई मेडिकल सवाल या फोरेंसिक जांच, तब आते हैं एक्सपर्ट्स। उनकी वैज्ञानिक राय तथ्यों को समझने के लिए एक ठोस आधार देती है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं ताकि सुसंगति की पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, कानून ने सुसंगत तथ्यों को कुछ साफ सुथरी श्रेणियों में बांटा है। पहली, वो बातें जो सीधे घटना से जुड़ी हैं, जैसे कारण और तैयारी। फिर आते हैं किसी व्यक्ति के अपने बयान और कबूलनामे। इसके बाद है वो खास बयान जो किसी ने मरने से ठीक पहले दिया हो। और आखिर में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों जैसे विशेषज्ञों की राय। असल में ये सारे नियम कानून किसी को उलझाने के लिए नहीं है। इनका एक ही मकसद है, न्याय को एक सही दिशा देना और ये पक्का करना कि फैसला सिर्फ और सिर्फ पुख्ता सबूतों पर आधारित हो। कानून की नज़र में हर तथ्य की अहमियत नहीं होती, सिर्फ उसकी होती है जो सच का रास्ता दिखाए। पर सवाल यह है कि तब क्या हो जब सच तक ले जाने वाला रास्ता खुद ही सवालों के घेरे में हो।